पीएम मोदी का आज तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु दौरा। जगतियाल और शिवमोगा में करेंगे जनसभा। कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा निकालेगा रोड शो। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम योगी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में होंगे कई अहम फैसले। बिहार के खगड़िया में हादसे का शिकार हुए 12 से लौट रही कार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। दिल्ली जल बोर्ड के ईडी ने आज केजरीवाल को बुलाया। 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, इसी को लेकर आज ईडी ने बुलाया। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिली अनुमति। 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किए। लोकसभा चुनाव 7 फेज में कराए जाएंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से 1 जून तक होगी। मणिपुर की एक सीट पर 2 फेज में मतदान होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का। रुख करते हैं खबरों का। पीएम मोदी आज करेंगे दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा। पीएम मोदी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। रोड शो के लिए राज्य सरकार से मंजूरी ली है। तेलंगाना के जगतियालास, कर्नाटक के शिवमोगा में रैली और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो के लिए राज्य सरकार से मंजूरी ली गई है, जिसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली में आज होगी बैठक। कोर ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वही आपको बता दें कि इस बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक की जाएगी। सीईसी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे इस बैठक में। कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर के मंथन किया जाएगा। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। संगठन महामंत्री भी शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और जो प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, जिन सीटों पर अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, उन पर उनके नामों पर प्रधानमंत्री मुहर लगाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक दोनों है, क्या कुछ जानकारी है?
प्रवेश आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो 2 लिस्टें जारी की थी, जिसमें 195 और 72 कैंडिडेटों की घोषणा की थी, लेकिन पिछली जो लिस्ट गई थी उसमें उत्तर प्रदेश का एक भी नाम नहीं था। इसी वजह से जो है आज इस बैठक में विशेष रूप से बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नाम आज फाइनल होने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, उसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी अहम कड़ी ये है कि जो नाम बच गए थे उनको लेकर आज पूर्णतः जो है फाइनल कर दिया जाएगा। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को लेकर बताया जा रहा है जो बचे हुए नाम है आज उन पर चर्चा होगी और उसके बाद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। जी प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा था कि कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर के काफी संशय बना हुआ था, और वही वरुण गांधी की अगर बात करें, मेनका गांधी, इनको लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि इनको टिकट मिलता है या नहीं। क्या आज ये फाइनल हो जाएगा? क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी, ब्रिजभूषण सिंह और क्या कहते हैं संघमित्रा, इन सबके नाम फाइनल होंगे या फिर इनके टिकट कट सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यही चर्चा होनी है। विशेष रूप से मैं बता दूं ऐसे कई बड़े नाम है जिसमें मेनका गांधी का नाम शामिल है, वरुण गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे दिग्गज हैं जो अपने टिकटों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि बीजेपी में इस तरीके का कोई भी खुलासा बैठक से पहले करना या सूत्रों के हवाले से खबर की जानकारी देना अभी संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो नाम है, जिन नामों को आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल किया जाएगा, उस नामों को प्रस्तावित करने के बाद सीएस की बैठक में भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मोहर लगा देंगे। और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ये लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसकी वजह से ये नाम जल्द से जल्द फाइनल कर जनता के सामने कर दिए जाए। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं इसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उनके उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दिल्ली दौरा है, दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा कोर कमेटी की बैठक में। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, उन प्रत्याशियों के नाम को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, उन सीटों पर
उम्मीदवारों के जो नाम है उन पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से एक और समन भेजा गया है। अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में 18 मार्च को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को बुलाया है। 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। इसी के आधार पर आज ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च यानी आज केजरीवाल को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड केस ईडी ने आज केजरीवाल को बुलाया है। 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। इसी को आधार बनाकर ईडी जांच कर रही है। आज पूछताछ के लिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है, एक और समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। दो 2022 में सीबीआई ने जल बोर्ड मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसको आधार बनाकर ईडी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है पूछताछ के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप भरत दिल्ली से। कुलदीप, अरविंद केजरीवाल जो है उनको राहत कहीं से मिलती हुई नहीं दिख रही, एक के बाद एक केस खुलते चले जा रहे हैं। अब जल बोर्ड मामले में ईडी ने फिर से उनको समन भेजा है और तलब किया है पूछताछ के लिए। देखिए, दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामला पिछले साल से लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ था। इसी बीच एक और कथित घोटाले ने सबको चौंका दिया है, वह है दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। दरअसल आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्रीय जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक कथित घोटाले मामले में समन भेजा है, जिसमें सीएम को आज 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल को एक और समन भी भेजा गया और वो शराब नीति घोटाले मामले में से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उनको 9वां समन भेजा गया जो 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर काफी चर्चा हुई आती है। घोटाला क्या है, क्योंकि जब जो चीफ इंजीनियर थे इसके जल बोर्ड के, जिनको पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और ये पूरा मामला जो सीबीआई की एक एफआईआर थी उस पर आधारित था। दरअसल जो बीजेपी के पूर्व चीफ थे इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लोर्स मीटर्स का परीक्षण और जांच करने के लिए दिया गया था। लेकिन जिसके अंदर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसके अंदर ये आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए अवैध रूप से ठेका दिया गया था, क्योंकि कंपनी का जो अपने जो मानक होते हैं उन पर पूरी नहीं उतरी थी और उनके फर्जी दस्तावेज पे ये ठेका लिया था। और इसकी जानकारी जो पूर्व चीफ है जगदीश अरोड़ा उनको थी, और जिसके बाद भी उनको ठेका दिया गया। उसके बाद जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार जो ठेकेदार उनको गिरफ्तार किया गया था, और इसमें सीधा सीबीआई ने जो आम आदमी पार्टी का आरोप लगाया था इसमें जांच के अंदर, क्योंकि इसमें जो रिश्वत का पैसा था वो जो आम आदमी पार्टी के जो जगदीश कुमार अरोड़ा है जो चीफ जल बोर्ड के चीफ थे, उनके अकाउंट में नगद के तौर पे भेजा गया था। बाद में पैसा पार्टी को चंदे के रूप में भेजा गया था, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल का संबंध भेजकर उनको पेश होने के लिए ईडी ने बुलाया है। जी कुलदीप, कल मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया था कि ये जल बोर्ड मामला क्या है यह आम आदमी पार्टी को खुद ही नहीं पता है। जिस मामले में तलब किया जा रहा है पूछताछ के लिए, जिस मामले में समन भेजा गया है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी खुद जानना चाहती है कि आखिरकार ये जल बोर्ड मामला है क्या। इस पर क्या जानकारी है आपको? जिसमें जो जल बोर्ड का मामले की अगर बात करें, जिसमें मैंने बताया जैसे पहले की जो सीबीआई ने जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें जो एक टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर 1935 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था, और जिसकी कुल लागत जो थी 1500 करोड़ रुपए थी, लेकिन 1900 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए, जिसमें से जो 38 करोड़ रुपए थे वो एक जल बोर्ड चीफ जो थे जगदीश अरोड़ा उनके अकाउंट के अंदर डाले गए थे और उनको नगद भुगतान किया गया था ताकि पार्टी को चंदे के रूप में दिया जाए। जिसके बाद सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी थी। उसी एफआईआर के
आधार पर आज ईडी ने इनको सम्मन किया है और उसका भी जांच से उनका सहयोग करने के लिए गया। लेकिन जैसा देखा गया पिछले ईडी शराब घोटाले के मामले के अंदर भी ईडी ने कई बार इनको सम्मन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां लगातार वहां पेश नहीं हुए हैं और ईडी के सम्मन को उन्होंने गैर कानूनी बताया। तो वहीं कल भी आतिशी जो मंत्री है उन्होंने भी इसको बताया कि पूरी तरह से मामला फर्जी है, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी ने एक और ये षड्यंत्र रचा है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो चुनाव के दौरान जो उनकी जो है उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया गया, लोगों को उनके बीच एक घोटाले का बताया कि अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार होने का जो दावा करते हैं वो कितने भ्रष्टाचार, लगातार उनके 2 मंत्री जेल के अंदर है और लगातार उनके ऊपर एक से एक घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से आतिशी ने इस पूरे मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा फर्जी इसको करार दिया है। जी कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज फिर से उनको तलब किया गया है मुख्यमंत्री केजरीवाल को, तो क्या लग रहा है स्थिति क्या बन पा रही है? क्या वो आज ईडी दफ्तर जाएंगे पूछताछ के लिए? जी देखिए, जिस तरह पहले भी हमने देखा कि उनको लगातार 9 सम्मन भेजे गए, जिसमें उन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना करके और बताया कि किस तरह से गैर कानूनी ये नोटिस है जो ईडी ने भेजा गया गैर कानूनी, इसको करार दिया और उन्होंने ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हुआ, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत दी गई थी। इसके अंदर जो 174 सीआरपीसी धारा में उनको जमानत दे दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने एकदम सेशन कोर्ट के अंदर उन्हें याचिका दायर करती थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा था और फिजिकल अपियरेंस से जो छूट मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कहा था कि ये निचली अदालत का मामला है और आपको निचली अदालत में ये मांग करनी होगी, ये याचिका वहां दायर करें, निचली अदालत के अंदर एक केस चला वही आपको इसमें छूट देगी कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पेश होना है कोर्ट में या आपको इसके लिए छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरह पिछले 9 सम्मन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, तो आज भी शायद अरविंद केजरीवाल उनके समक्ष दिल्ली जो ईडी के समक्ष नहीं पहुंच सकते। जी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कुलदीप। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया है। अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 10 समन जारी किए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक कर लेते हैं खबरों का। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से अनुमति मिली है। अब 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। जेल अथॉरिटी को संसद ले जाने की इजाजत दी गई है। पर्याप्त सुरक्षा में संसद ले जाए जाएंगे सांसद संजय सिंह। शपथ के बाद सुरक्षित जेल वापस लाए जाएंगे संजय सिंह। संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। शपथ के बाद सुरक्षित जेल वापस ले जाए जाएंगे संजय सिंह। संजय सिंह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से अनुमति मिल गई है। अब 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ ले सकेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। जेल अथॉरिटी को संसद ले जाने की इजाजत दी गई है। पर्याप्त सुरक्षा में संसद ले जाए जाएंगे संजय सिंह। शपथ के बाद सुरक्षित जेल वापस ले जाए जाएंगे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। 19 मार्च को संसद सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जेल अथॉरिटी को संसद ले जाने की इजाजत कोर्ट की तरफ से मिली है। जेल अथॉरिटी को संसद ले जाने की इजाजत दी गई है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं इसी खबर पर कुलदीप भरत। कुलदीप, सांसद संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई है संसद सदस्य के शपथ ग्रहण करने के लिए और कल उनको जेल अथॉरिटी की तरफ से
सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच संसद ले जाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राहुल सोबती कोर्ट ने कल संसद जो सांसद है संजय सिंह, उनको कल संसद के अंदर सांसद की शपथ दिलाने के लिए जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जेल सुप्रिंटेंडेंट को यह भी निर्देश दिया है कि जब संजय सिंह को संसद ले जाएगा तो इनको पर्याप्त सुरक्षा के अंदर वहां ले जाया जाएगा और शपथ लेने के ठीक गुना इनको वापस जेल के अंदर सुरक्षा ये घेरे के अंदर लाया जाए। और साथ ही इनको जो शराब कथित घोटाले मामले में जिसको गिरफ्तार किया गया था उससे जुड़े किसी भी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रेस या कोई मीडिया का कोई भी व्यक्ति उससे बात करने के लिए, इनको संबोधित करने के लिए मनाही लगाई गई है। और जिसके साथ साथ इनको ये भी कहा है कि किसी से फोन पे भी बात नहीं कर सकते, मोबाइल फोन पे इनको उपयोग में नहीं लिया जाएगा, जिसके लिए जेल अथॉरिटी का पूरा दिशा निर्देश जारी किया गया कि अगर किसी भी तरह की इसमें लापरवाही बरती जाती है तो जेल प्रशासन को कोर्ट द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव का जो नामांकन भरने के लिए संजय सिंह को जब राहुल कोर्ट ने उनको कुछ घंटे की पैरोल दी थी, जिसके बाद आज इन्होंने 19 मार्च के लिए जो कोर्ट ने इनको संसद के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा भेजने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल अभी कल है जब संजय सिंह संसद की शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाएंगे और इनको पर्याप्त सुरक्षा के घेरे के अंदर संसद तक ले जाया जाएगा। जी कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हो और इसीलिए उनको कड़ी सुरक्षा के बीच उनको संसद ले जाया जाएगा, तो इस मामले को लेकर के कल वो जब शपथ ग्रहण के लिए निकलेंगे तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, जिस तरह से शराब कथित घोटाला मामले में जिनको इनको अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और अभी ये केस को ईडी के समक्ष इसमें लगातार संजय सिंह को और केजरीवाल को सम्मन भेजे जा रहे हैं। अभी केस ये जो ट्रायल इसका चल रहा है कोर्ट के अंदर भी, और इसमें लगातार आरोपी और गवाहों से पूछताछ करी जा रही है। तो पहले इसका ईडी ने इनकी याचिका में जो इन्होंने लगाई थी उस पर कई बार पहले रोक लगाई थी उन्होंने, और खारिज करने की मांग करी थी कोर्ट से, क्योंकि इसमें जो आरोपी है, गवाह है, किसी तौर पर इनको जो गवाही है इनको धमकाया जा सकता है या आरोपियों को मिलने के बाद ये आरोपी जो है उन गवाहों को धमका सकते हैं। लेकिन जब राज्यसभा सांसद की सुरक्षा के बीच इनको इसलिए कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए जो जेल अथॉरिटी को, क्योंकि पूरी पर्याप्त सुरक्षा के साथ इनको जाएगा, किसी से मिलने दिया नहीं जाएगा। फिर राज्यसभा के सांसद एक शपथ लेंगे और उसके बाद अपना जो हस्ताक्षर करके वो पत्र हासिल करके इनको सीधा जेल अथॉरिटी पूरा जेल की जो वैन है उसके अंदर बिठा के सीधा जेल में ले जाएगी और इस बीच उनको किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जी, सांसद संजय सिंह को कल 19 मार्च को संसद ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुलदीप, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल संसद ले जाया जाएगा, जेल अथॉरिटी की तरफ से संसद ले जाया जाएगा, जिस कोर्ट की तरफ से संसद में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कल शपथ लेने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पर्याप्त सुरक्षा के बीच, सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच कल संसद ले जाए जाएंगे सांसद संजय सिंह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसद संजय सिंह को कल 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए संसद ले जाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाएगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारियों को हर सप्ताह देनी होगी रिपोर्ट कामकाज की। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की क्षेत्रवार तैयारियां तेज कर दी हैं, बूथवार बनाई गई है रणनीति। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय भेजनी होगी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मिली है 17 सीटें। कांग्रेस ने सभी सीटों पर ताकत झोंक रखी है। पार्टी के नए नेताओं के साथ पुराने नेता भी इस लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बूथवार बैठकों का दौर पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर ताकत झोंक रखी है। पार्टी के नए नेताओं के साथ ही पुराने नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथवार बैठकों का दौर शुरू है। पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रवार भी नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि हर
लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर रही है कांग्रेस। प्रभारियों को हर सप्ताह देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की क्षेत्रवार तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार बनाई गई है रणनीति होगा बताना। आपको बता दें कि इस रणनीति को बताना होगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक कर लेते हैं खबरों का। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आचार संहिता तोड़ने वालों पर पैनी नजर है। प्रशासन की निगरानी के लिए 93 टीमों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीमें तैयार की हैं। आयोग से तय निर्देशों के पालन पर नजर रखेंगी टीमें। आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक टीमों में प्रमुख प्रभारी, एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र बल शामिल होंगे। पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र बल शामिल होंगे टीम में। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आचार संहिता तोड़ने वालों पर पैनी नजर है प्रशासन की। निगरानी के लिए 93 टीमों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीमें तैयार की हैं। आयोग से तय निर्देशों के पालन पर नजर रखेंगी टीमें। आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी टीम की तरफ से। प्रत्येक टीम में प्रमुख प्रभारी, एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र बल शामिल होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीमें तैयार की हैं। चुनाव को लेकर के निगरानी टीमें तैयार की गई हैं। आयोग से तय निर्देशों के पालन पर नजर रखी जाएगी। टीम नजर रखेगी। आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगी टीमें। प्रत्येक टीम में प्रमुख प्रभारी, एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र बल भी मौजूद होंगे इस टीम में। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। चुनाव आचार संहिता तोड़ने वालों पर पैनी नजर है प्रशासन की। निगरानी के लिए 93 टीमों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी भी इस टीम को तैयार कर रहे हैं। आयोग से तय निर्देश के पालन पर पूरी नजर रखेंगी टीमें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी टीम की तरफ से। प्रत्येक टीम में प्रमुख प्रभारी, एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफर, 3 से 4 सशस्त्र बल भी इस टीम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपडेट दिया गया है। पार्टी के आधिकारिक पेज पर उम्मीदवारों की सूचना फर्जी है, इस तरह से दिखाया गया है। सपा ने फैली अफवाहों पर समर्थकों को दिया है अपडेट। जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर है वो फर्जी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपडेट दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों को लेकर सपा ने अपडेट दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर अपडेट दिया है। पार्टी के आधिकारिक पेज के उम्मीदवारों की सूची फर्जी बताई है। सपा ने फैली अफवाहों पर समर्थकों को अपडेट दिया है।
जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर है वो फर्जी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। समाजवादी पार्टी ने फैली अफवाहों को समर्थकों को बताया है फर्जी। आपको बता दें कि जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर दिखाई दे रही है वो फर्जी बताई गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपडेट दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर अपडेट दिया है। पार्टी के आधिकारिक पेज के उम्मीदवारों की जो सूची है वो फर्जी बताई गई है। सपा ने फैली अफवाहों पर समर्थकों को दिया है अपडेट। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपडेट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पेज के उम्मीदवारों की जो सूची है, फेसबुक पेज पर जो सूची है, एक्स पर जो सूची है वो फर्जी है। समाजवादी पार्टी ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको अपडेट दिया है प्रत्याशियों के नाम को लेकर के। समाजवादी पार्टी की तरफ से फैली अफवाहों पर समर्थकों को अपडेट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की जो सूची फेसबुक पेज और एक्स पर दिखाई दे रही थी उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से अपडेट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट ने दिया है एफआईआर दर्ज करने का आदेश। आपको बता दें कि वजीरगंज पुलिस थाने में कोर्ट का आदेश है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वजीरगंज पुलिस थाने में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वजीरगंज पुलिस थाने में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के जो आदेश है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आबिद अली ने समाजवादी पार्टी से
इस्तीफा दे दिया है। बाहरी प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी से टिकट देने से नाराज थे आबिद अली। मुस्लिमों को अनदेखी बताई जा रही है वजह, इस्तीफे की वजह बताई जा रही है मुस्लिमों की अनदेखी करना। लोकसभा आंवला से हो सकते हैं बसपा के प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। आंवला नगर पालिका अध्यक्ष है आबिद अली। आंवला नगर पालिका अध्यक्ष आबिद अली का इस्तीफा सामने आया है। समाजवादी पार्टी से आबिद अली ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बरेली में बड़ा झटका लगा है। आबिद अली ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बाहरी प्रत्याशी को सपा से टिकट दिए जाने के बाद लगातार नाराज चल रहे थे आबिद अली। मुस्लिमों की अनदेखी इस्तीफे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज। स्वागत है आप सभी का देश की बात में। हम रुक कर लेते हैं खबरों का। रायबरेली से खबर आपको बता दें, पति पत्नी के आपसी विवाद में पत्नी ने खाया है जहरीला पदार्थ। आपको बता दें कि दोनों को परिजनों ने पहुंचाया है जिला अस्पताल। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के चकमीरा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आपसी विवाद में पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया है, जिसके बाद हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। चकमीरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। विवाद में पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ। दोनों को परिजनों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पति पत्नी के आपसी विवाद में पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद हालत बिगड़ी है तो परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के चकमीरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के चकमीरा गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद में पत्नी ने जहर खाया है। हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर गए हैं, जहां पर पत्नी का इलाज चल रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार से पति पत्नी में विवाद की खबर सामने आ रही है, जहां पर विवाद में पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया है। डॉक्टर एसके सिंह, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। तो सब एक पॉइजनिंग केस आया है, क्या है पूरा मामला? एक काजल नाम की लड़की जिसकी उम्र करीब 21 साल नाम की आई गई थी, पेशेंट लाया गया था, जो कि उसके हस्बैंड द्वारा लाया गया था। बाकी उसका एग्जामिन करने में पता चला कुछ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग चीज़ खा ली थी। अब क्यों खाई है तो जांच का विषय है। बाकी उसकी नाजुक की स्थिति बनी हुई थी, जिसको फर्स्ट एड करने के बाद से एडमिट कर दिया गया। ट्रीटमेंट उसका चालू है। ये थाना ऊंचाहार के रहने वाली है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक ने साथियों के साथ हमला किया है। पड़ोसी और उनके परिजनों पर हमला किया है। लोहे की रॉड से हमले में सिर फटा है। एक गर्भवती और कई महिलाओं को इस हमले में चोटें आई हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के निवाजगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
एक गर्भवती और कई महिलाओं को इस हमले में चोटें आई हैं। बीच बचाव करते समय महिलाओं को चोटें आई हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र का नवाजगंज की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक ने साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी पर हमला किया है। पड़ोसी और उनके परिजनों पर हमला किया है। युवक ने लोहे की रॉड से पड़ोसी और उनके परिजनों पर दबंग युवक ने हमला किया है। लोहे की रॉड से हमले में सिर फटा है। एक गर्भवती और कई महिलाएं इस हमले में चोटिल हुई हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के नवाजगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं और दबंग युवक ने अपने पड़ोसी और उनके परिजनों पर लोहे की रॉड से हमला किया है, जिससे एक गर्भवती महिला और कई महिलाओं के साथ एक युवक गंभीर रूप से घायल है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लालगंज क्षेत्र के NH 232 समरपाहा पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि NH 232 समरपाहा पास की ये घटना है, जहां पर एक डंपर ने तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला को कुचला है। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लालगंज क्षेत्र के NH 232 समरपाहा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे का शिकार हुई महिला की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज क्षेत्र के NH 232 समरपाहा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। सड़क हादसे का शिकार हुई महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज क्षेत्र के NH 232 समरपाहा के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। सड़क हादसे का शिकार हुई महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की सड़क हादसे में मौत हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का